This video I am going to take some dielectric problems from Irido, and this problem is 3.84. It says initially the space between the plates of a capacitor is filled with air and the filled strength in the gap is equal to E naught. Then half of the gap is filled with uniform isotropic dielectric with permittivity K as shown in the figure. Find the moduli of the vectors E and capital D in both parts of the gap 1 and 2 if the introduction of the dielectric does not change the voltage across the plates, and second case is it leaves the charges at the plate constant. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को बहुत ही ब्रीफ में एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें इसको सॉल्व करने में हेल्प मिले। और जैसे यहाँ पे वेक्टर डी की बात हो रही है बेसिकली, तो ये जो एडवांस के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देयर इज सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस वेक्टर गिवन इन एनसीईआरटी, गिवन इन एच.सी. वर्मा सर बुक ऑल्सो। सो लेट अस हैव ए ब्रीफ ऑन दिस थ्योरी पार्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वेक्टर्स E, P एंड D। तो ये 3 गोल्डन वेक्टर्स हैं जो कि डायलेक्ट्रिक के केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किए जाते हैं, और इनके आसपास ही डायलेक्ट्रिक की जो पूरी थ्योरी है वो पूरी थ्योरी रिवॉल्व करती है। तो इन वेक्टर्स को बहुत ही ब्रीफ में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और किसी को अगर डिटेल में समझना है तो वो इरोडो की जो थ्योरी बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उससे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में इन चीज़ों को समझाया गया है। तो ई तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। पी इज़ हियर पोलराइजेशन वेक्टर, दैट इज़ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड डी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वन बाई वन इनके जो ब्रीफ यहाँ पर जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो ये मेरे गॉस लॉ लिख रखा है, दिस इज़ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी को पता है कि ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस विल गिव क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो क्यू होता है, दिस क्यू इंक्लूड्स ऑल द चार्जेस वेदर इट इज़ एक्सट्रीनियस एंड बाउंड चार्जेस, कुछ भी चार्ज हो, कैसे भी चार्ज हो, चाहे वो एक्सट्रीनियस चार्ज हो। एक्सट्रीनियस चार्ज बेसिकली बाहर से लाके रखा गया चार्ज, या फिर आप जिसको फ्री चार्ज, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं, चार्जेस विच इज़ फ्री टू मूव। एंड बाउंड चार्जेस बेसिकली पोलराइजेशन की वजह से डेवलप होते हैं, या फिर इनका ये बहुत ही लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट इनका हो सकता है, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो बाउंड चार्जेस जैसे नाम से क्लियर हो है कि बाउंड है यहाँ पर ये। तो ये जो क्यू है वो जो हमने गॉसियन सरफेस ले रखी है उसके अंदर का टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज के अंदर हर तरह का चार्ज आ जाएगा, चाहे वो एक्सट्रीनियस हो, चाहे वो बाउंड चार्ज हो, इट कैन बी एनी, सभी का टोटल होगा यहाँ पर इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है इसके बारे में। अब इन पे आते हैं। दिस इज गॉस लॉ फॉर पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका अगर हम गॉस लॉ यहाँ पर लिखते हैं तो दिस गॉस लॉ गिव्स नेगेटिव ऑफ बाउंड चार्ज, और ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये जो भी है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्ज है उस पर एक नेगेटिव का साइन यहाँ पे लग गया है। अगर डायलेक्ट्रिक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि उसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो सेम तरीके का बिहेवियर रखता है। तो अगर वो आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक है, और जनरली हमारे सिलेबस में हमें आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक ही पढ़ना होता है, उससे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। तो आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक के लिए ये रिलेशन यहाँ पे होता है कि P जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P इज़ पोलराइजेशन वेक्टर, और जो प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ सारी चीज़ें आ रही हैं, एक तो है एप्सिलॉन नॉट और एक यहाँ पर है काई। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्सिलॉन आर इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जनरली इरोडो के प्रॉब्लम में आप देखोगे कि उन्होंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी ही बोल दिया, रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज़ नहीं किया गया उसमें, उन्होंने डायरेक्टली परमिटिविटी बोल रखा है, और सिंबल भी एप्सिलॉन यूज़ कर रखा है। तो जनरली हम इस सिंबल को यूज़ नहीं करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, वी यूज़ एप्सिलॉन आर और के, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चंस में भी मैं इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करूँगा जिससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो दिस इज़ अबाउट पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन के बाद में अगला नंबर यहाँ पर है जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डायलेक्ट्रिक के केसेस में, और कॉन्सिडेंस ऐसा है कि डी यहाँ पे आ भी रहा है, लेकिन इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ खास है भी नहीं।
ये एक तरीके से बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। तो ये जो भी वेक्टर है इसका गॉस लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो फ्लक्स है, इस वेक्टर का जो फ्लक्स या गॉस लॉ का स्टेटमेंट है दैट इज़ डी डॉट डी ए। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि दिस इज़ इक्वल टू क्यू फ्री या क्यू एक्सट्रीनियस। तो यहाँ पर आप देख लो, जब आप इसका फ्लक्स निकालते हो तो क्यू, हर तरीके का क्यू इसमें आ जाता है, लेकिन साथ में ये एप्सिलॉन नॉट भी आता है। जब आप पोलराइजेशन वेक्टर के लिए कैलकुलेट करते हो तो नेगेटिव ऑफ बाउंड चार्ज आता है। जब आप यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो RHS में क्वांटिटी आ रही है इट इज़ ओनली फ्री चार्ज और एक्सट्रीनियस चार्ज। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसके, तो D इज़ डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है और इसका कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें मिलने वाला या दिखने वाला नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी फॉर अस। तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी। और P को अगर आप यहाँ पर ये, अगर हमें पता है कि दिस इज़ आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक और जनरली हमारे केसेस में आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होगा, तो P इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस ऑल्सो एंड वी कैन टेक दिस मच एज कॉमन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस दैट एज कॉमन। And this quantity as I denoted here is relative permittivity और dielectric constant of the medium। तो आप D को डायरेक्टली E के टर्म्स में लिख सकते हो। D is directly related to E और बाकी बीच में यहाँ पर मीडियम पैरामीटर्स इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे मीडियम अपना रोल प्ले कर रहा है। इसी चीज़ को मैंने एक तरीके से ड्राइव करने की कोशिश की है फ्रॉम दीज एक्सप्रेशंस। D डॉट डी ए को अगर आप D की जगह पे आप ये लिख दो, फिर उसके बाद में आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लो, तो एक तो हो जाएगा A डॉट डी और एक हो जाएगा P डॉट डी ए। अब एप्सिलॉन नॉट, ये जो E डॉट डी ए यहाँ पे आ रहा है, E डॉट डी क्या होता है, क्यू ऑल। क्यू ऑल बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ जस्ट क्यू ऑल। दिस इज़ नेगेटिव क्यू बाउंड, तो नेगेटिव क्यू बाउंड, तो क्यू ऑल में से अगर क्यू बाउंड चला गया तो इट इज़ क्यू एक्सट्रीनियस, क्यू फ्री। यानी कि क्यू ऑल का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू फ्री और एक्सट्रीनियस प्लस क्यू बाउंड। तो एक फॉर्मल प्रूफ भी यहाँ पर हो गया इसका, क्यू एक्सट्रीनियस क्यू फ्री के इक्वल होगा D डॉट डी ए। समटाइम्स अब ये जो D का जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है इसको आप यहाँ पे याद रख लो, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट में K लिख देता हूँ यहाँ पे, K इंटू E। तो D का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिलेशन, अगर आपको D पता चल गया है किसी मीडियम में तो आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट लिख पाओगे। और D पता करना आसान है, D का फ्लक्स निकालना आसान है। क्यों आसान है D का फ्लक्स निकालना, क्योंकि D में जो आप यहाँ पे लिखते हो RHS में तो फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस जनरली हमको पता होते हैं, लेकिन मीडियम में बाउंड चार्ज क्या आ गया क्या नहीं आ गया वो हमें जनरली पता नहीं होता है। तो जनरली मीडियम में इस फॉर्म में गॉस लॉ लगाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी चार्जेस हमें पता होने चाहिए, तब जाके हम गॉस लॉ इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे पाएगा। लेकिन हमें जनरली ये क्यू फ्री पता होता है तो हम D पता कर लेते हैं, और D पता करने के बाद में वी कैन easily find the electric field in mediums। तो D is equal to epsilon naught K, K is dielectric constant of the medium into E। तो समटाइम्स D डॉट डी ए और D की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एक्सप्रेशन रख देते हैं और फिर इसको बोल देते हैं दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। बहुत सारी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फ्लक्स है, चाहे आप इसको मीडियम में लिखो, वैक्यूम में लिखो, कहीं पर भी लिखो, इसमें हमेशा इसी तरीके के टर्म्स आएंगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। उसमें मीडियम का कुछ भी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा इस टोटल चार्ज के अंदर दिख जाएगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा, चाहे मीडियम के लिए लिखो चाहे इसको वैक्यूम के लिए लिखो। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, आपने यहाँ पे A डॉट डी ए के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन कर रखा है एप्सिलॉन नॉट K, तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप Q फ्री लिखोगे, यानी कि Q टोटल नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ फ्री चार्जेस या जो एक्सट्रीनियस चार्जेस हैं सिर्फ वही यहाँ पर आएंगे इसमें। तो इसका एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहीं पर ब्रीफ में कि क्यों ये जो D वेक्टर है वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा ईजी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर ये, और इसको यहाँ पे इन्फाइनेटली यहाँ पर इस तरीके से मीडियम में रख दिया गया है, यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। मुझे R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ऑब्वियस है कि कुछ ये रेडियल टाइप का होगा। यहाँ पर इन्फाइनेटली यहाँ पर ये जो मीडियम है सपोज ये इन्फाइनेटली एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इस तरीके की गॉसियन सरफेस बना लूँगा, और मैं गॉसियन जो रूल है यहाँ पे वो किसके लिख दूँगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके लिए। तो जो D है वो हर पॉइंट पे कुछ इस तरीके से रहेगा। तो LHS में यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इंटू 4πr²। अगर आप R डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो D इंटू 4πr² D डॉट डी ए, और इसके अंदर बाउंड चार्जेस भी इंड्यूस हो गए होंगे, लेकिन हमें इस कैलकुलेशन में उससे कोई मतलब नहीं है कि बाउंड चार्जेस इंड्यूस कितने हुए हैं, किधर हुए हैं।
सिंपली आप इसको एक्सट्रीनियस चार्ज के बराबर लिख दोगे, जो एक्सट्रीनियस चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है उसके बराबर। डी आप यहाँ से निकाल लोगे Q/4πr²। और एक बार आपने डी निकाल लिया तो डी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के ई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और देखने में आपको लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना होना चाहिए था उसका 1/k टाइम्स हो गया। जनरली हम इसको याद भी रख लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम, अब इसमें बताया गया है कि जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं था तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, एरिया वगैरह सपोज आप ए के बराबर एज्यूम कर लो, डिस्टेंस को आप डी के बराबर एज्यूम कर लो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें था वो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के इक्वल था जब इसमें किसी तरीके का डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इसमें यहाँ पर इसकी फिलिंग कर दी गई है और दो केसेस हमें दिए गए। एक तो केस वो है कि जब बैटरी यहाँ पर जो भी वोल्टेज सोर्स है वो इससे कनेक्टेड है तब जाके ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। और दूसरा केस ये है कि दिस इज़ आइसोलेटेड कैपेसिटर, चार्ज करके बैटरी को अलग कर दिया गया होगा और उसके बाद में फिर इसका इंसर्शन किया गया। तो एक एक करके मैं दोनों केसेस को यहाँ पे लेने जा रहा हूँ इसमें। तो पहले जो केस नंबर ए इसी को यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज़ पहले से यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई थी लेट्स से, और ये जो बैटरी है वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट कर रही थी। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा। और जो इनिशियली E0 है उसको अगर आप V और D के टर्म्स में लिखो तो ये V/D के बराबर हो जाएगा। दिस इज़ द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब जो आपने यहाँ पर इसमें इसका इंसर्शन करा दिया है और बैटरी स्टिल कनेक्टेड है इसके साथ में, यहाँ पे बैटरी स्टिल कनेक्टेड। तो नाउ इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर हो गया होगा इसके अंदर। प्लेट्स की मैं कुछ थिकनेस भी यहाँ पर इसमें दिखा देता हूँ। तो भले हमने यहाँ पर ये चेंजेस कर दिए हों, लेकिन अगर बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं तो इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में अभी भी यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल V के बराबर ही होगा। और क्योंकि हाफ यहाँ पर किया गया तो ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस D/2। इन्होंने एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट कर रखा है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है। मैं इसे यहाँ पर K से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग सिंबल K। तो D/2 यहाँ पर ये डिस्टेंस इनके बीच में यहाँ पर हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पर ऐसा करो कि कुछ चार्ज यहाँ पर लेट से आ गया होगा, लेट से कुछ चार्ज यहाँ पे Q-Q, और जो भी चार्जेस हैं वो इनर फेसिंग सर्फेसेस पे आते हैं, ये पता ही हमें। तो मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ, इनर फेसिंग सर्फेसेस पे यहाँ पे +Q और ये जो इसकी इनर फेसिंग सर्फेस है यहाँ पर ये -Q। अब इसमें कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर बाउंड चार्ज आ गया और फिर इनके बीच में आपस में चार्ज का फ्लो। तो आप जब भी डाइलेक्ट्रिक आपको दिया जाता है तो आप ये अज्यूम करके चलो कि उसकी कोई कंडक्टिविटी वगैरह यहाँ पे नहीं है, कोई चार्ज का फ्लो वगैरह यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये +Q और ये -Q चार्जेस रहेंगे हमेशा, उनका कोई किसी तरीके का फ्लो इस मटेरियल में नहीं होने वाला है। तो Q और -Q यहाँ पे चार्जेस आ गए। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे D वेक्टर है यानी कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी कि हम इसको यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक आप गॉसन सरफेस बना लो। वो गॉसन सरफेस आप एक छोटा सा ये पिल बॉक्स टाइप का ये गॉसन सरफेस बना सकते हो, जिसकी एक सरफेस जो है इसका जो एक प्लेन है यहाँ पे वो इसके अंदर ही आ जाए। या फिर आप चाहो तो इस तरीके का भी एक बना सकते हो। सपोज मैं जस्ट ऊपर वाली प्लेट दिखा रहा हूँ इसमें, तो इसको कंप्लीट कवर करते हुए भी एक क्यूबॉइड टाइप की गॉसन सरफेस ऐसे बना सकते हो, जिसमें जो अंदर में यहाँ पर इसका जो डायमेंशन है कुछ उसी तरीके के डायमेंशन का यहाँ पर ये वाला फेस हो जाएगा इस गॉसन सरफेस का। तो किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक छोटा सा पिल बॉक्स सिलेंडर टाइप का ऐसे बना रहा हूँ इसमें। और हमें पता है कि जो भी D वेक्टर है और E वेक्टर है आपस में पैरेलली होते हैं यहाँ पर इसमें। तो D वेक्टर E वेक्टर जो भी आएंगे वो इस प्लेट के परपेंडिकुलर ही आएंगे। तो मैं यहाँ पे सपोज D वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 अज्यूम कर लेता हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E2 अज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें जो D वेक्टर है उसको मैं D1 अज्यूम कर लेता हूँ, और इसमें जो D वेक्टर है उसको मैं D2 अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये 1 और 2 के हिसाब से मैंने 1 और 2 ऐसे अज्यूम कर लिया इसमें। तो लेट्स से दिस इज D1। यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है उसको मैं सिग्मा अज्यूम कर लेता हूँ। तो D1 यूनिफॉर्म ही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में। तो D1 इंटू, और सपोज जो एरिया है उस एरिया को मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, D1 इंटू S। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है उसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो सिग्मा इंटू S। तो
यहाँ पे जो डी का यहाँ पे फ्लक्स लिखा जाता है, यहाँ पे क्यू फ्री के बराबर ये हो जाता है। तो क्यू फ्री, ये जो चार्ज क्यू है वो एक तरीके से फ्री चार्ज है, तो ये ऐसे यहाँ से कैंसिल हो गया। और सिग्मा की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्यू डिवाइडेड बाई ए। तो D1 की जो वैल्यू है क्यू बाई ए के बराबर आ गई। और D1 को आप यहाँ पर अब इस तरीके से लिखो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एप्सिलॉन नॉट K इंटू ई होता है, लेकिन यहाँ के लिए तो K1 हो जाएगा, दिस इज़ वैक्यूम, तो K1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो जो E1 की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और ये वैसे डायरेक्टली भी सभी को आता ही होगा कि जो फ्री चार्जेस हैं वो फ्री चार्जेस यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो प्लस क्यू और माइनस क्यू के वजह से नेट आ पाता है, और वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो जाता है। वो डायरेक्टली यहाँ से भी आ गया हमारा डी वेक्टर यूज़ करने से। E1 के बाद में अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ E2। D1 भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है फिलहाल, लेकिन अभी वो अननोन के टर्म्स में कैलकुलेट हुआ है, क्यू के टर्म्स में कैलकुलेट हुआ है, क्यू हमें कैलकुलेट करना होगा इसमें। फिर इसके बाद में आगे E2। तो E2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो E2 के लिए अब वापस से यहाँ पर एक इस तरीके का गॉसियन पिल बॉक्स ले लो, और सपोज जो D की वैल्यू जैसे वो यहाँ पे D की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस तरीके से D2 के बराबर हमने एज्यूम कर रखी है। इसके अंदर किसी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड या D नहीं होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या D जो भी है वो यहाँ पर जीरो हो जाएंगे इसके अंदर। तो D2 का जो भी यहाँ पे आएगा फ्लक्स D2 इंटू एस, दिस इज इक्वल टू, आप खुद ही देख लो कि यहाँ पर ये इनवर्ड आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर, तो D2 ये जो फ्लक्स है वो एक तरीके से नेगेटिव हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी माइनस सिग्मा इंटू एस आएगा, तो ये सब नेगेटिव वगैरह हट जाएंगे फाइनली। और मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि D2 इज इक्वल टू सिग्मा। डी कैलकुलेट करने का बेनिफिट बस इतना ही है कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बाउंड चार्ज था नहीं था क्या था, वो सोचना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप D2 कैलकुलेट कर रहे हो, इसके अंदर D2 सिग्मा के बराबर आ गया, और यहाँ से आपको दिख जाएगा D1 और D2 की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर ही हैं, और सिग्मा भी अगेन वही क्यू बाई है, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज ही लिख रहे हैं, तो क्यू बाई है वही क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज जितना वहाँ पर उतना यहाँ पर है इसके अंदर। लेकिन जब आप इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लाओगे तो एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है वहाँ का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, तो K इंटू E2 हो गया। नाउ दिस E2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि ये जो फ्री चार्जेस हैं, ये फ्री चार्जेस यहाँ पर तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मीडियम में ये जो फ्री चार्जेस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना चाहते थे उसका 1/K हो गया, क्योंकि बाउंड चार्जेस भी वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया था, जिसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया था। हम इस तरीके से इस रिजल्ट को याद रख लेते हैं। तो E1 और E2 ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में E1 E2 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर अभी किसके बराबर है, इसमें V के इक्वल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिख लेते हैं, E1 इंटू डी बाई टू प्लस E2 इंटू डी बाई टू, दिस इज इक्वल टू V। E1 E2 की वैल्यूज़ आप लिख लो इसमें, डी बाई टू तो यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा। E1 E2 की वैल्यूज़ मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद में Q डिवाइड बाई K एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिंपली इक्वल टू V। तो यहाँ से आप Q कैलकुलेट कर सकते हो, Q की जो वैल्यू होगी वो सिंपली यहाँ से आ जाएगी 2V एप्सिलॉन नॉट KA डिवाइडेड बाय D इंटू K प्लस 1। अब यहाँ से अब एक बार Q कैलकुलेट हो गया तो आप E1 E2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। E1 की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट वैल्यू विल बी, तो आप देख लो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लो, तो इट इज़ 2VK बाई DK प्लस 1। और जो V बाई D है, क्योंकि फाइनल आंसर हमें E0 के टर्म्स में चाहिए, तो V बाई D इज इक्वल टू E0, तो 2E0K डिवाइड बाई K प्लस 1। और जो E2 यहाँ पे आएगा वो E2 में बस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आएगा, बस 1/K हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी आया है उसका 1/K आप K कर दो, तो 2E0 डिवाइड बाई K प्लस 1। D1 D2 आपको चाहिए यहाँ पे, तो जो D1 है वो सिंपली यहाँ पे क्या है, D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E1, और D1 D2 आपस में इक्वल ही हैं। इक्वल होने का रीज़न सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि वही फ्री चार्ज यहाँ पर है और वैसे ही फ्री चार्ज यहाँ पर है, और उसका सिर्फ फ्री चार्ज से मतलब होता है जो D वेक्टर होता है। तो D1 इज इक्वल टू D2, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E1। तो जो भी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट E1 यहाँ से करने से आंसर आता है वही आंसर हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट E0 K डिवाइडेड बाय K प्लस 1,
तो दिस इज आंसर फॉर D1 एंड D2 वेक्टर्स। जो ए पार्ट है उसको एक दूसरे मेथड से भी यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज V हो गया यहाँ पर इसमें, और दो जो कैपेसिटर्स बन रहे थे इसके डिवाइड करने से, तो मैंने इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्टेड ले लिया है, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड लेने से भी इक्वलेंट वगैरह वही आता है यहाँ पे। तो एक तरीके से C1 हो गया और ये C2 हो गया, C1 एंड C2। और C1 C2 की वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन इनके बीच में जो गैप है वो D/2 हो जाता है यहाँ पर इसके अंदर, तो इट इज़ ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। इस तरीके से C2 में बस एक K का फैक्टर यहाँ पे आता है, तो 2K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। और क्योंकि दोनों सीरीज़ में अगर कनेक्टेड हैं तो सीरीज़ में होता है यहाँ पर ये कि चार्ज दोनों पे बराबर हो जाता है, और चार्ज अगर बराबर हो जाता है तो CV इज़ कांस्टेंट, CV दोनों पे इक्वल हो गया, और V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है। दैट इज़ अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 आ रहा है तो V1 रेशियो V2 जो है वो हो जाएगा C2 रेशियो C1। और C2 और C1 में बस क्या डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बाकी सब कुछ तो वही है, यहाँ पे बस K एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर। तो एक तरीके से K रेशो 1, इस रेशो में यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वोल्टेज डिवाइड करके आप V1 V2 निकाल सकते हो। तो V1 सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इज़ जो V है वो इस रेशो में डिवाइड कर देना आपको, तो K डिवाइड बाई K प्लस 1 इंटू V, और जो V2 है उसमें फिर ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई K प्लस 1 इंटू V। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इसमें E1, तो E1 इज इक्वल टू दिस V1 डिवाइडेड बाई D/2, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और V1 की जगह पे आप ये रख लो और 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो 2KV डिवाइडेड बाय DK प्लस 1। और ये जो V/D है वो E0 के इक्वल था, तो 2K E0 डिवाइडेड बाय दिस V/D इज E0 डिवाइडेड बाय K प्लस 1, तो 2K E0 डिवाइड बाई K प्लस 1, दिस इज E1। और जो आप E2 निकालोगे तो बस यहाँ पे K नहीं दिख रहा है इसमें, तो E2 भी उसी तरीके से आ जाएगा। एक बार E1 E2 आ गए तो D1 D2 वेक्टर्स जो हैं बिल्कुल जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया उसी तरीके से D1 D2 वेक्टर्स भी इसके लिए कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसका B पार्ट लेते हैं। B पार्ट में बताया गया कि चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है। तो सपोज पहले चार्ज Q था, और अगर Q और माइनस Q थे, इनर सर्फेसेस पे हैं, मैंने बाहर दिखा दिया है डायग्राम थोड़ा क्लियर होने के लिए। तो जो E0 था वो कितना था, Q/A∁0 के बराबर था। जब यहाँ पे डायलेक्ट्रिक को फिल कर दिया गया तब भी चार्जेस वही रहेंगे, तो चार्जेस वही Q और माइनस Q हैं। तो वही अगर Q और माइनस Q है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्जेस के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना देखा था। तो पहले आप D निकालोगे, D से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, दिस इज E1। और इस रीजन के अंदर जो आएगा वो Q डिवाइड बाई K एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, दिस इज E2। लेकिन क्या D में कोई चेंजेस आएंगे? D दोनों के लिए अभी भी उतने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर वही फ्री चार्ज है। आप इस तरीके से गॉसियन सरफेस लेके कर सकते हो। तो दोनों के लिए जो D1 और D2 हैं वो बराबर ही आएंगे और सिग्मा के बराबर आएंगे। तो D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल। E निकालने के बाद में वी कैन ऑल्सो फाइंड D1 एंड D2 फ्रॉम हियर। तो E1 E2 हमें पता ही है यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो E1 E2 पार्ट ए में मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर रखे हैं। और अगर आप E0 के टर्म्स में आंसर करना चाहते हैं तो दिस इज E0, और एक तरीके से K आ गया यहाँ पे, तो दिस विल बी E0 डिवाइडेड बाई K। और एक बार ये दोनों आ गए तो फिर आप D1 D2 की वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। D1 D2 की जो वैल्यूज़ जो है यहाँ पर, जैसे अगर मैं D1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो D1 में कोई K का टर्म नहीं आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K1 हो गया इसके लिए, और ये E1 के बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E1 कर देंगे, तो E1 यहाँ पे E0 है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E0। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ से कैसे करेंगे E2 से, तो E2 से भी कर सकते हैं। D2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फिर K आ जाएगा यहाँ पे इंटू E2, तो एप्सिलॉन नॉट K और E2 की जगह पे E0 बाई K, दिस K एंड K विल बी कैंसल्ड एंड एप्सिलॉन नॉट इंटू E0।